1955 के अंदर दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान स्पेस रेस का आगाज शुरू हो चुका था। ये दोनों पावर्स दुनिया को दिखाना चाहती थी कि ज़मीन के साथ साथ हम हवा में भी डोमिनेट कर सकते हैं। इस मकसद के लिए दोनों मुल्क बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के अंदर लगे हुए थे, जिन्हें स्पेस के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। इसी साल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने यह ऐलान किया कि वो बहुत जल्द दुनिया को वो पहला मुल्क बनने वाला है जो कि सैटेलाइट को हवा के अंदर भेजेगा। मगर ये ऐलान इनकी बहुत बड़ी गलती साबित हुआ, क्योंकि इसके फौरन बाद चुपके से सोवियत यूनियन ने सैटेलाइट को बनाने और उसे हवा में छोड़ने की टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर दिया। और अमेरिका के इस ऐलान के सिर्फ 2 साल के बाद यानी 4 अक्टूबर 1957 को अपना पहला सैटेलाइट सोवियत यूनियन ने स्पेस के अंदर भेजकर दुनिया को हैरान कर दिया, जिसका नाम था स्पुतनिक। और ये सब अचानक से देखकर अमेरिका बेचारे की कुछ ऐसी हालत हो गई। लेकिन उन्होंने जल्दी से जल्दी 6 सितंबर 1957 को अपना रॉकेट और सैटेलाइट तैयार करके पैड लॉन्च पर अभी रखा ही था कि इसे हवा के अंदर भेजने के लिए स्टार्ट कर सके कि ये रॉकेट ब्लास्ट से अचानक फट गया और दुनिया भर के अंदर अमेरिका का मजाक बन गया। लोग इसे प्लास्टिक फेल और फ्लॉपिंग रॉकेट के नाम से बुलाने लगे। इतना ज्यादा सरमाया और कई साल की मेहनत के बाद नाकामी और बदनामी को बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन ये सच है कि सोवियत यूनियन सबसे पहले स्पेस रेस को जीतकर दुनिया को दिखाते, और ये हार यूनाइटेड नेशन को कभी हजम नहीं होती, क्योंकि इसके सिर्फ 1 साल के बाद वो नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद रखता है, कि जिसका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि दुनिया भर के अंदर अमेरिका की खोई हुई इज्जत को वापस लाए और स्पेस में सोवियत यूनियन से पहले कोई बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाए। और जाहिर है ये मकसद तभी पूरा हो सकता था जब सैटेलाइट से भरकर वो एक इंसान को स्पेस के अंदर भेजकर वापस जमीन पर हिफाजत से लाए, और ऐसा ही किया गया। नासा ने 500 पायलट की सिलेक्शन के बाद इंटेंस ट्रेनिंग के जरिए सिर्फ 7 लोगों को चुना, जिन्हें 1962 में उस वक्त नासा ने तैयार किया कि वो जमीन के हदूद से बाहर निकलकर वापस जमीन पर इंसानों को हिफाजत से ला सकते हैं। लेकिन सोवियत यूनियन ने एक बार फिर से वही हैरत का झटका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को ऐसे दिया कि 1961 में ही सोवियत यूनियन ने अपने एक एस्ट्रोनॉट यूरी गैगरिन को वार्शिक स्पेसक्राफ्ट के अंदर बिठाकर जमीन से बाहर इसके ऑर्बिट के अंदर भेजा, और ये सेफली जमीन का चक्कर लगाकर वापस भी आ गया। जिसके बाद अमेरिका बेचारे की कुछ ऐसी हालत हो गई। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। यानी सोवियत यूनियन हर बार न सिर्फ एक कदम स्पेस रेस के अंदर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आगे रहा, बल्कि ये सब टेक्नोलॉजी और अपने स्पेस के प्लान हमेशा खुफिया रखता, और अचानक से ऐसा कारनामा करके दुनिया को दिखाते जिसके बारे में दुनिया भी सोच ही रही होती थी। इसके सिर्फ 1 महीने के बाद अमेरिका के मुताबिक उन्होंने एलन शेफर्ड नाम के एक एस्ट्रोनॉट को जमीन के ऑर्बिट के अंदर भेजा, और वो 15 मिनट वहां पर गुजारकर वापस सेफली जमीन पर आ गया। यूरी गैगरिन ने जमीन का चक्कर लगाया था, मगर एलन शेफर्ड सिर्फ जमीन के ऑर्बिट के अंदर जाकर वापस आया। इसी साल अगस्त के महीने के अंदर सोवियत यूनियन ने अपना स्पेसक्राफ्ट स्पेस के अंदर भेजता है, जो कि 25 घंटे के अंदर जमीन के 16 चक्कर लगाकर जमीन पर सेफली वापस आता है। इसके 1 साल के बाद अमेरिका अपना स्पेसक्राफ्ट को स्पेस के अंदर भेजता है, और ये जमीन का 1 चक्कर लगाकर वापस सेफली जमीन पर लैंड करता है। यानी हर बार सोवियत यूनियन स्पेस रेस के अंदर अमेरिका से हमेशा आगे रहा। जो भी अमेरिका स्पेस के अंदर करने की सोच रहा था, सोवियत यूनियन ने इससे पहले ही करके दिखा दिया, जिसके बाद दुनिया भी ये मान गई थी कि सोवियत यूनियन स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर इस वक्त सबसे आगे है। अब जाहिर है कि इसके बाद अमेरिका पर लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा था। इसीलिए 12 सितंबर 1962 में अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी ने ऐलान करते हैं कि इनका मिशन है कि वो इंसान को इसी दहाई में चांद पर भेजे। जिसके बाद 1969 के अंदर हमने नासा के एस्ट्रोनॉट की चांद पर लैंडिंग की फिल्म की शूटिंग देखी। यानी दुनिया को बेवकूफ बनाया गया। इंसान चांद पर जा चुका है। इस खिलौने पर बैठकर इंसान ने चांद का सफर किया और वापस भी आ गया, लेकिन आज 2024 में दोबारा कभी नहीं जा सका। जबकि दूसरी तरफ जैसा कि आप जानते हैं कि सोवियत यूनियन अपने स्पेस प्रोग्राम को खुफिया रखता था, और इस टाइम के दौरान इसने कई और कारनामे भी किए, मगर इन कारनामों को हासिल करना इतना आसान नहीं था। न जाने इन तजुर्बात के दौरान कितने लोगों को अपनी जान की बाजी हारना पड़ी, कितना जानी नुकसान उठाना पड़ा। ये दुनिया के लिए हमेशा एक राज ही रहा, क्योंकि सोवियत यूनियन ने जब भी कोई ऐलान करता तो तभी दुनिया को पता चलता कि उन्होंने कोई अचीवमेंट की है, क्योंकि हादसात को हमेशा सोवियत यूनियन छुपाता रहा। 1961 में जब सोवियत यूनियन ने यूरी गैगरिन को जमीन से बाहर हवा के अंदर कामयाबी से भेजा, तो इससे पहले तजुर्बा के तौर पर स्पेस में भेजकर मुख्तलिफ टेस्ट किए गए,
ताकि इस लैंडिंग को परफेक्ट बनाया जा सके। इंसानों के साथ साथ कई जानवरों को भी हला के अंदर तजुर्बात के लिए भेजा गया, मगर सोवियत यूनियन ने कभी भी इसका डाटा दुनिया से शेयर नहीं किया। और इस बात का पता इस वक्त दुनिया को चला जब 1961 के अंदर एक ऐसा हैरत अंगेज वाकया दुनिया के सामने आया जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 28 नवंबर 1960 के अंदर इटली के अंदर दो भाई एचले और जियोवानी रहते थे। ये दोनों रेडियो ऑपरेटर थे जिन्हें हला से आने वाली आवाजें रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए सुनने का शौक था, और इसीलिए उन्होंने अपने घर के साथ एक बंकर के अंदर एक छोटा सा रेडियो स्टेशन भी बना रखा था। उन्होंने स्पेस से आवाजों को पकड़ने के लिए खुद से कई इंस्ट्रूमेंट भी बना रखे थे और पूरा वक्त इसी रेडियो स्टेशन के अंदर गुजारते रहते कि शायद उन्हें स्पेस से आने वाली कोई आवाज सुनाई दे। 1963 में इन भाइयों ने दुनिया को एक हैरत अंगेज बात बताई, और उनका कहना था कि 28 नवंबर 1960 में जब वो अपने रेडियो स्टेशन के अंदर मौजूद स्पेस की आवाजों को सुन रहे थे, उन्हें अचानक से पूरा सरार किस्म की आवाजें सुनाई देने लगी जो किसी लड़की की थी। ये बहुत ज्यादा परेशान और घबराई हुई आवाज लग रही थी, जैसे किसी मुश्किल के अंदर हो, और ये जोर जोर से सांसें ले रही थी और रशियन जुबान में बात कर रही थी कि मुझसे बात करो, मेरी मदद करो। इन भाइयों का कहना है कि ये कोई रशियन एस्ट्रोनॉट थी जो कि स्पेस से जमीन पर वापस आ रही थी, मगर वापसी पर इसके स्पेसक्राफ्ट के अंदर अचानक से आग लग गई थी। ये कह रही थी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है, यहाँ पर सब कुछ जल रहा है, मुझे मदद की जरूरत है, मुझे बताओ मैं क्या करूं। और वो मुसलसल रो रही थी। जमीन पर ये दुनिया के किसी भी कोने के अंदर, ये समुद्र के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं ये उम्मीद जरूर होती है कि कोई शख्स आपको मुश्किल के अंदर देखकर हो सकता है कि आपकी मदद कर दे, लेकिन स्पेस के अंदर जहां हर तरफ अंधेरा और चारों तरफ खामोशी है, आपकी आवाज को चारों तरफ से कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं, और अपनी आंखों से देख रहे हो कि आपके स्पेसक्राफ्ट के अंदर आग लग चुकी है और कुछ लम्हों के बाद आपकी मौत होने वाली है। इस मंजर को तस्वर करना भी अपने आप के अंदर इंतहाई खौफनाक है। ये रिकॉर्डिंग आज भी मौजूद है जिसके साथ इंग्लिश सबटाइटल को ऐड किया गया है। आप भी इसको सुने और इसके अल्फाज की उस वक्त की फीलिंग का अंदाजा लगाने की कोशिश करें। इन भाइयों का दावा है कि ये कोई रशियन एस्ट्रोनॉट थी जिसे हला के अंदर भेजा गया था, मगर वापसी पर इसके स्पेसक्राफ्ट के अंदर अचानक से आग लगने की वजह से इसकी मौत हो गई। इसने खुद को साइंस के लिए कुर्बान कर दिया, मगर सोवियत यूनियन ने दुनिया के अंदर बदनामी के डर से न जाने ऐसे कितने हादसात पर पर्दा डाला। आज भी रशिया इस हादसे से इनकार करता है। इन भाइयों ने और भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग सुनने का दावा किया है। मिसाल के तौर पर स्पुतनिक 2 स्पेसक्राफ्ट के अंदर, जिसके अंदर लाइका नाम की एक कुतिया को स्पेस के अंदर भेजा गया, और एक शख्स के दिल की धड़कन जिसकी स्पेस के अंदर ही मौत हो गई, क्योंकि जिस दिन ये आवाज सुनी गई उसके अगले ही दिन सोवियत यूनियन ने ये ऐलान किया कि इनका एक स्पेसक्राफ्ट स्पेस के अंदर ही तबाह हो गया है, मगर इसके अंदर कोई इंसान नहीं था। मगर दुनिया भर में इस लड़की को लेकर एक बहस चल निकली जो कि आज तक जारी है। ये लड़की आखिरकार कौन थी कि जिसकी कुर्बानी का दुनिया को पता ही नहीं, कि क्या रशिया ने वाकई इन एस्ट्रोनॉट की मौत को दुनिया से छुपाया, या फिर इन भाइयों ने मशहूर होने के लिए पब्लिसिटी स्टंट किया, क्योंकि अमेरिका के पास उस टाइम के अंदर इनसे ज्यादा एडवांस रेडियो टूल्स मौजूद थे, मगर उन्होंने उस टाइम के अंदर ऐसी कोई आवाज सुनने का दावा नहीं किया। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।